Puga, Sreni, and the Kula, which dealt with disputes like contractual, parental property, matrimonial, and criminal nature. The decision of the panchayats would be binding on the parties to dispute. तो ये पंचायत कहलाती थी. कॉन्ट्रेक्चुअल हो, पेरेंटल संपत्ति हो, वैवाहिक हो या क्रिमिनल नेचर का कोई विवाद हो, तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करती थी. द डिसीजन ऑफ द पंचायत वुड बी बाइंडिंग ऑन द पार्टी टू डिस्प्यूट. अब पंचायत जो फैसला करती थी वो दोनों पार्टीज मानने को बाध्य थी. अब मैं आपको बताता हूं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट मेथड एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, EDR. The Government of India enacted Arbitration and Conciliation Act in 1996, adopted the procedure of UNICITRAL. UNICITRAL का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. ये यूनाइटेड नेशंस की लीगल बॉडी है जिसके प्रोसीजर को हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट में अडॉप्ट किया गया है. और इसके क्या एडवांटेज? द एडवांटेज ऑफ दिस एक्ट इज दैट इट प्रोवाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. इस यूनिसाइट्रल को समाहित करने के बाद हम डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे वो हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं. दिस एक्ट प्रोवाइड्स ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड. इस एक्ट में जो है ये एक्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत जल्दी निपटारा करने के लिए बनाया गया है. दिस एक्ट वाज अमेंडेड ट्वाइस, वंस इन 2015 एंड इन 2019, 2019. दो बार इस एक्ट को अमेंड किया गया है. इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं 2015 और 2019 में. अब मैं बताता हूँ आर्बिट्रेशन है क्या. तो आर्बिट्रेशन एज ADR मेथड, both the parties involved in the dispute choose an arbitrator to hear and determine their dispute through a consensus. आपसी समझौते से जो पार्टियां विवाद में हैं वो अपना एक आर्बिट्रेटर चुनती हैं. The objective of arbitration is to arrive at a fair resolution through an unbiased tribunal, speedily and in a cost-effective manner. निष्पक्ष, स्पीडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में एक फेयर रेजोल्यूशन देने के लिए आर्बिट्रेशन एज ए ADR मेथड यूज किया गया है. कॉन्सिलिएशन, इन कॉन्सिलिएशन एज ADR मेथड जो कि हमारे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में मेंशन किया गया है. The intention is to facilitate the settlement between the parties. इसका इंटेंशन है कि दो पार्टियों के बीच में जो विवाद पैदा हुआ उसको सेटल कराने का. The person as a conciliator remains involved. जो पर्सन कॉन्सिलिएटर के रूप में जाना जाएगा वो थर्ड पर्सन है. He remains involved until the parties arrive at mutually pleasing settlement. जब तक उनका एक संतोषजनक प्लीजिंग सेटलमेंट न हो जाए तब तक वो इन्वॉल्व रहता है. The conciliator is involved in discussing the issues, negotiating and bringing about an amicable settlement. जो कॉन्सिलेटर होता है वो डिस्कस करता रहता है, उसके जो भी इश्यूज हैं उसको डिस्कस करता रहता है, नेगोशिएट करता रहता है और उनको ऐसे एक मैत्रीपूर्ण समझौते तक लेने की कोशिश करता है, प्रयास करता है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सिलिएशन. दोस्तों अब मैं आपको इसके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के स्कोप क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है. फॉलोइंग आर द रीजंस व्हाई वी नीड ADR. ये जो रीजन बताए गए क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो हमको ADR फॉलो करना चाहिए. Number one, at present the Indian courts are facing massive backlogs of cases leading to delays and litigations. हमारे यहाँ जो कोर्ट में इतना ज़्यादा बैकलॉग है, इतने ज़्यादा कोर्ट केसेस हैं कि वो मुकदमे जो हैं वो डिले हो रहे हैं, उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है.
नंबर वन, इस कारण से हमको एडीआर अपनाना चाहिए। सेकंड इज एडीआर mechanism offers an alternative to traditional court proceedings, helping to reduce the burden on courts। यह एक अल्टरनेटिव है कोर्ट, ट्रेडिशनल कोर्ट से, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्ट में तो मुकदमा होता ही है, लेकिन चूंकि कोर्ट जो है इसमें बैकलॉग से ओवरबर्डन है, बहुत ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो एक हमको एक अल्टरनेटिव एक सोल्यूशन देता है एडीआर कि हम अपने कुछ विवाद जो है इनके थ्रू से सॉल्व करें, और जिससे कि कोर्ट में जो केसेस हैं उनकी संख्या कम हो, उनका जो है बर्डन आगे न बढ़े, उनका बर्डन कम हो। ADR is generally more accessible and affordable to individuals and small businessmen who are not able to afford the cost associated with the court cases। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन जो छोटा है, वो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता कि वो अपने हर विवाद को कोर्ट तक ले जाए। क्यों? कोर्ट में पैसे बहुत लगते हैं, वकील का खर्चा, कोर्ट की फीस का खर्चा, दुनिया और कागजों का खर्चा, तो उसमें खर्चे बहुत हैं, जो कि एक आदमी या एक बिजनेसमैन जो सक्षम नहीं है वो जनरली कोर्ट नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए एडीआर एक बहुत ही सुविधाजनक स्रोत है, इस मेथड है जिसमें वो अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। Fourth is ADR mechanism focus on collaborative problem solving and compromise, which could be crucial for maintaining relationship between the party to dispute। इसका मतलब ये है कि एक ADR mechanism जो है एक अच्छा संबंध बना रहे, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा और पार्टीज के बीच में एक आपसी समझौते होने के कारण उनका जीव संबंध बराबर बना रहेगा। The party to dispute are free of choosing the method of dispute resolution mechanism। Parties dispute resolution के कई जो मेथड्स हैं उसमें कोई एक को चुन सकती है अपने मुकदमा को सॉल्व कराने के लिए, जैसे आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन एंड लोक अदालत। वो इन पांचों में से कहीं किसी एक में भी जा सकता है अपने विवाद को सुलझाने के लिए। एडीआर प्रोसीडिंग आर टिपिकली कॉन्फिडेंशियल विच इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। एडीआर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, जो सूचनाएं बाहर हम नहीं दे सकते हैं, वो सूचनाएं प्राइवेट रखी जाती हैं। जैसा कि कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ वकील जो है जीरा बहस करता है और बहस करके सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। ऐसा एडीआर मैकेनिज्म में नहीं होता है। इस बार ये भी फायदेमंद है, अच्छा है और इसलिए आवश्यक है। एडीआर मैकेनिज्म जनरली फोकस ऑन प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन पर फोकस करती है कि जितना जल्दी जल्दी विवाद का सुलझाए, उसको अटकाया नहीं जाए, उसको सुलझाया जाए। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए फोकस करती है एडीआर मैकेनिज्म। नाउ आई विल टेल यू अबाउट एडवांटेजेस ऑफ एडीआर मैकेनिज्म्स। इसके लाभ क्या है? अगर हम किसी एडीआर मैकेनिज्म को फॉलो करें तो हमें क्या लाभ हो सकता है? नंबर वन, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कम पैसा खर्चा होगा। इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट देन कोर्ट केस। कोर्ट में जो फीस लगती है, कोर्ट में जो कॉस्ट आती है, उससे बहुत कम पैसे में हमारा काम चल सकता है। समय की बचत होती है। एडीआर मेथड सेव टाइम बाय प्रोवाइडिंग फास्ट रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। कम समय में फैसला करना ये एडीआर की विशेषता है। ये सेव्स टाइम। एडीआर ऑफर्स मोर इनफॉर्मल एनवायरनमेंट फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। एक बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट देता है ताकि पार्टियां आपस में मिलें, उनके पास कोई दबाव नहीं रहता है, और कोई भी सोच नहीं, कोई भी उनको विचार करने की जरूरत नहीं होती है। वो आपस में मिल सकती है, मिल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकती हैं। ADR encourages active participation from all party involved, fostering a sense of ownership and commitment। दोनों पार्टियों को ये पार्टिसिपेट कराता है एडीआर। दोनों पार्टियां आमने सामने बैठ सकती हैं और बैठ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते, तो वो अपने आप को एक जिम्मेदार ओनरशिप के रूप में भी अपने आप को उनके दिल में भावना जग जाती हैं कि भाई उनको कोई प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं की गई, उन्हें भी आराम से बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है।
As parties are involved in the decision making, it is more likely to comply with agreed resolution. क्योंकि पार्टियां ही आपस में समझौते करती हैं अपने विवाद को, इसलिए जो भी सोल्यूशन निकल के आता है उसको एक्सेप्ट करने में कोई भी उनको दिक्कत नहीं आती है। नाउ दोस्तों, आर्बिट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996 के क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1, द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये इसमें एक प्रोविजन किया गया है जिससे कि हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड इज द आर्बिट्रल अवार्ड हैज सेम लीगल फोर्स एंड इफेक्ट एज डिक्री ऑफ द कोर्ट। इसका फैसला आर्बिट्रल अवार्ड में जो आर्बिट्रेटर जो फैसला देता है, जिसको हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, उसकी अहमियत एक डिग्री ऑफ द कोर्ट के बराबर होती है। मतलब उसको एक डिग्री ऑफ कोर्ट समझ कर ही माना जा सकता है। इट एम्स टू प्रोवाइड फेयर, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड एंड स्पीडी जस्टिस टू द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। इस एक्ट का एम, उद्देश्य जो है वो फेयर, साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और स्पीडी, त्वरित जस्टिस, न्याय की व्यवस्था करने का है। तो इट एम्स टू प्रोवाइड फेयर, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड एंड स्पीडी जस्टिस टू द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। फोर्थ इज द पार्टी टू डिस्प्यूट मस्ट हैव रिटन एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट। जैसे में एक बात जरूरी है कि पार्टियों के पास एक लिखित एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी वो आर्बिट्रेशन को जा सकती है। As per section 1 of this act, the parties are free to choose any odd number of arbitrators. पार्टियां जो है कोई भी विषम संख्या के आर्बिट्रेटर्स, मानी 1, 3 या उसे जो भी है, वो विषम संख्या आर्बिट्रेटर्स को अपनी स्वेच्छा से चुन सकती हैं, जैसा कि सेक्शन 10(1) कहता है। लेकिन if the parties fail to agree on the number of arbitrators, अगर पार्टियां आर्बिट्रेटर की संख्या नहीं बता पा रही हैं या समझौता नहीं हो पा रहा है संख्या पर, the arbitral tribunal will made up of single arbitrator as per section 10(2) of this act। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक ही आर्बिट्रेटर की ही नियुक्ति करेगा। तो जो एक ही आर्बिट्रेटर जो है ट्रिब्यूनल में रहेगा, जैसा कि सेक्शन 10(2) में कहा गया है। The arbitral awards have been made based on the principle of natural justice। आर्बिट्रल अवार्ड जो आर्बिट्रल करता है, जो भी डिसीजन देता है, उसको आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो प्राकृतिक जस्टिस, न्याय पर, प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए। The arbiter must give both the parties proper notice of hearing and equal opportunity to submit their case। आर्बिट्रेटर को चाहिए कि दोनों पार्टियों को वो प्रॉपर नोटिस ऑफ हियरिंग दे और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे अपने केसेस को सबमिट करने के लिए। जो भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहे, जो भी वो अपने विवाद के पक्ष में रखना चाहे, वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, द आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो साइंड होना चाहिए। The award must also be in writing। अवार्ड जो है वो राइटिंग में होना चाहिए और उसमें डेट एंड प्लेस, स्टेटिंग इट्स डेट एंड प्लेस एंड इंक्लूड रीजंस फॉर द डिसीजन। इसमें ये सब बातें भी ध्यान रखनी होती हैं आर्बिट्रेटर को, कि इसमें डेट और प्लेस भी मेंशन होना चाहिए और किस रीजन से ये अवार्ड किया गया, वो रीजंस फॉर द डिसीजन शाइड आल्सो बी इंक्लूडेड। ए साइंड कॉपी ऑफ द अवार्ड मस्ट बी डिलीवर्ड टू द ईच पार्टी। और उसकी एक कॉपी जो है हर प्रत्येक पार्टी को देना जरूरी भी है। The conclusion and judgment should be based solely on the information presented by the party to dispute। जो भी कंक्लूजन और जजमेंट होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, वो जो भी पार्टी विवाद में है, जो पार्टियां डिस्प्यूट में हैं, वो जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी उसी इंफॉर्मेशन से ही हम जजमेंट करना होगा। नथिंग पर्सनल नॉलेज शुड बी इंटरफेयर्ड विद आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। और कोई भी अपना आर्बिट्रेटर जो है पर्सनल नॉलेज नहीं अप्लाई कर सकता है। और 9th इज टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी मेड विद इन 12 months एज पर सेक्शन 29।
ए, सेक्शन 29A के अनुसार आर्बिट्रल अवार्ड की एक टाइम लिमिट है जो कि 12 महीने की है। 12 महीने के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड जो है कर देना चाहिए। दिस एक्ट रेस्ट्रिक्ट्स कोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू प्रमोट जस्टिस, इंटीग्रिटी और पब्लिक पॉलिसी। इस एक्ट में कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है और कोर्ट तभी इसमें को इन्वॉल्व हो सकती है जब उसको कहीं पर जस्टिस, इंटीग्रिटी और पब्लिक पॉलिसी की आवश्यकता है प्रमोट करने की, तभी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अदरवाइज ये आर्बिट्रेशन में कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नाउ लास्टली, यूनिसैट्रल मॉडल लॉ एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। दोस्तों, यूनिसैट्रल के बारे में मैं पहले ही बताया हूँ आपको। आर्बिट्रेशन एक्ट जो बना था उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो उसका फुल फॉर्म भी हमने बताया था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अब मैं उसका डेफिनेशन बताता हूँ। यूनिसैट्रल मॉडल लॉ। What is unilateral model law? It is a core legal body of the United Nations that provides a framework to modernize laws on arbitration. इसमें एक फ्रेमवर्क है लॉ ऑन आर्बिट्रेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा पास किया हुआ है, और इसको जो है ये कोर लीगल बॉडी है जो कि ये फ्रेमवर्क तैयार करी है, और इसको मॉडर्नाइज करने के लॉ ऑन आर्बिट्रेशन दिए गए हैं। तो ओवर 80 कंट्रीज हैव एडॉप्टेड और इनकॉर्पोरेट इन देयर लॉ ऑन आर्बिट्रेशन। सो 80 देश के लगभग जो है या तो सीधे अडॉप्ट कर लिया है, जैसा यूनिसैट्रल है उसे अडॉप्ट कर लिया है, या उसमें कुछ चेंज करके अडॉप्ट कर लिया है। इनकॉर्पोरेट इन देयर लॉ ऑन आर्बिट्रेशन। दिस हैज बिकम ए बेंचमार्क फॉर कंट्रीज टू रिफॉर्म देयर लॉ ऑन आर्बिट्रेशन। मीन्स एक बेंचमार्क है। यूनिसैट्रल क्या है? इट इज ए बेंचमार्क फॉर कंट्रीज टू रिफॉर्म लॉ ऑन आर्बिट्रेशन। फीचर्स ऑफ यूनिसैट्रल मॉडल लॉ। क्या इसकी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, मैं बताता हूँ। इट एम्स टू क्रिएट एन यूनिफॉर्म इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। एक यूनिफॉर्म इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होना चाहिए, इसका उद्देश्य है। प्रोसीजर मेकिंग इजियर फॉर पार्टीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू मेंटेन स्मूथ ट्रेड रिलेशन विदाउट एनी डिस्प्यूट, ताकि जो भी कंट्री व्यवसाय करना चाहे, ट्रेड करना चाहे, वो विदाउट डिस्प्यूट कर सके। इसलिए एक जो है यूनिफॉर्म इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर फॉलो किया गया है। इट एनेबल द पार्टीज ऑटोनॉमी। पार्टी को फुल स्वतंत्रता टू एग्री ऑन द रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन and it emphasizes on fair and efficient dispute resolution, और fair और efficient dispute resolution system पर ये emphasize करता है। It provides framework for cross-border dispute and enforcement arbitral awards. It provides framework for cross-border dispute. cross-border में तो एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में बिजनेस करता है, तो अगर कोई डिस्प्यूट उसमें पैदा होता है तो कैसे हम उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे थ्रू आर्बिट्रेशन, उसके बारे में ये भी इसमें प्रोवाइड किया गया, प्रोविजंस किए गए हैं, और कैसे उसमें आर्बिट्रल अवार्ड्स किए जाएंगे बाय द आर्बिट्रेटर्स, ये प्रोविजन किया हुआ है। इट एम्स एट द नीड ऑफ जुडिशियल सपोर्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी। जुडिशियल सपोर्ट एंड पार्ट ऑफ It aims at the need of judicial support with the principle of party autonomy. It outlines the extent to which courts can intervene in the arbitration process. ये भी बताया गया है इसमें कि ये कोर्ट कहाँ तक इंटरवेन कर सकती है आर्बिट्रेशन प्रोसेस में। जब जरूरत होगी तभी तो करेगी, ऐसे तो नहीं कर सकती। दिस मॉडल लॉ इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। यह जो है नॉन बाइंडिंग नेचर, इसका मतलब यह है कि अगर आप यूनिसैट्रल लॉ को एज इट इज अप्लाई करना चाहे तो भी चलेगा, अगर नहीं करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करके आप अपने लॉ आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। द कंट्रीज कैन अडॉप्ट और अडॉप्ट इट्स प्रोविजंस। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव, हमारे भारत में इसका कैसे हमारे भारत में इसको अप्लाई किया गया है। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996